साहिल गहलोत ने निकी यादव का कत्ल रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में किया था, और वो भी कार रोककर सड़क किनारे उस वक्त जब दर्जनों गाड़ियां उसके पास से गुजर रही थी। कत्ल के बाद उसने निकी यादव की लाश सीट बेल्ट से बांधकर सीट पर बिठा दी। तब सुबह के 9 बजे थे और इसके ठीक 12 घंटे बाद यानी रात 9 बजे साहिल की बारात निकल रही थी। बारात से लौटने के बाद साहिल तड़के एक बार फिर उस ढाबे में पहुंचा जहां निकी की लाश उसने छुपा रखी थी। नौ फरवरी की दोपहर को नजफगढ़ के करीब साहिल गहलोत की सगाई थी। सगाई में दोनों परिवार के तमाम नजदीकी लोग शामिल थे। सगाई के कुछ घंटे बाद ही साहिल और उसकी होने वाली दुल्हन की तस्वीर दिल्ली के बिंदापुर में रहने वाली निकी यादव को उसकी एक दोस्त व्हाट्सएप पर भेज दी। ये दोस्त निकी और साहिल के रिश्ते के बारे में जानती थी और दोनों की कॉमन फ्रेंड थी। साहिल की सगाई की तस्वीर देखते ही निकी भड़क उठती है। वो साहिल को फोन मिलाती है, मगर साहिल तब सगाई और मेहमानों के बीच फंसा हुआ था। साहिल निकी से कहता है कि वो रात को उससे मिलने आएगा। इधर निकी घर पर परेशान थी। घर पर उसकी छोटी बहन भी साथ में थी। निकी 2 बैग में अपने कपड़े रखती है और साहिल का इंतजार करना शुरू कर देती है। सीसीटीवी की ये तस्वीरें उसी दिन और उसी मौके की। इधर सगाई की रस्म पूरी करने और शादी से पहले की बाकी रस्मों को निभाने के बाद साहिल गहलोत रात करीब 1 बजे अपनी हुंडई वेरना कार में घर से निकलता है। कार में वो अकेला था। वो सीधे बिंदापुर निकी के घर पहुंचता है। निकी गुस्से में थी। साहिल उससे कार में बैठने को कहता है। निकी अपने दोनों बैग कार में रखकर साहिल के साथ वहां से निकल जाती है। निकलने से पहले निकी ने अपनी छोटी बहन से साहिल को मिलाया और ये कहकर गई कि वो ट्रिप पर बाहर जा रही है। अब कार में निकी और साहिल के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। निकी साहिल को समझाती है कि वो शादी तोड़ दे और दोनों शहर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। साहिल की शादी उसी दिन यानी 10 फरवरी की रात को थी। दोनों झगड़ा करते करते देर रात निजामुद्दीन पहुंच जाते हैं। दोनों में अब भी बात नहीं बनी थी। निकी बार बार साहिल से यही कह रही थी कि वो उससे शादी करे। बीच बीच में उसने साहिल को धमकी भी दी कि अगर उसने शादी नहीं की तो वो पुलिस में उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा देगी। इतना ही नहीं, उसने खुदकुशी करने की भी धमकी दी। लड़ाई अब भी जारी थी। निजामुद्दीन से अब कार आनंद विहार की तरफ मुड़ चुकी थी। रात अब धीरे धीरे सुबह में बदल रही थी। निकी की धमकी के बाद साहिल भी अब उसकी बात मानता हुआ नजर आ रहा था। वो इस बात पर तैयार हो गया था कि दोनों दिल्ली से हिमाचल प्रदेश चले जाएंगे और वहीं शादी कर लेंगे। आनंद विहार बस डिपो से पता चला कि उस वक्त वहां से हिमाचल के लिए कोई बस नहीं है। उन्हें बताया गया कि हिमाचल के लिए ISBT से बस मिल जाएगी। इसी के बाद अब कार आनंद विहार से ISBT का रुख करती है। इरादा ये था कि कार को ISBT की पार्किंग में पार्क कर दोनों बस से हिमाचल चले जाएंगे। मगर दोनों अभी कश्मीरी गेट के करीब पहुंचे ही थे कि तभी साहिल के मोबाइल पर उसके घर वालों के फोन आने शुरू हो जाते हैं। साहिल अपनी शादी वाले दिन रात भर घर से गायब था। उसके घर वालों को निकी और उसके रिश्ते के बारे में पहले से ही जानकारी थी। आखिरकार साहिल ने अपने पिता का फोन उठा लिया। उधर से पिता ने उसे बुरी तरह डांट लगाई और फौरन घर आने को कहा। शादी की रस्में सुबह से ही शुरू होनी थी और इसके लिए दूल्हे साहिल का होना जरूरी था। घर वालों और पिता की बात सुनकर अचानक साहिल ने हिमाचल जाने का इरादा बदल दिया। उसने निकी से साफ साफ कह दिया कि वो अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता।
इस पर निकी फिर से भड़क गई। उसने ये तक कहा कि दोनों खुदकुशी कर लेते हैं, लेकिन साहिल तैयार नहीं हुआ। निकी ने फिर से उसे पुलिस की धमकी दी। अब साहिल गुस्से में आ चुका था। दोनों के बीच तेज झगड़ा हो रहा था। उधर उसी दौरान साहिल के मोबाइल पर लगातार उसके घर वालों का फोन आ रहा था। इसी गुस्से में अचानक साहिल ने अपने मोबाइल चार्जर का तार यानी डेटा केबल निकालकर निकी के गले में डाल दिया और उसे खींचने लगा। ये सब कुछ अचानक और बहुत तेजी से हुआ। कुछ ही पल में दम घुटने की वजह से निकी ने दम तोड़ दिया। जब साहिल को एहसास हुआ कि निकी मर चुकी है, तब वो घबरा गया। जिस वक्त उसने कार के अंदर निकी का कत्ल किया, तब सुबह के करीब 9 बज रहे थे। तकरीबन सुबह 9 बजे का टाइम होगा। साहिल के स्टेटमेंट के अनुसार उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि कोई सीसीटीवी फुटेज वहाँ मिल जाए हमें। काफ़ी टीम लगा रखी हैं, एरिया बड़ा है, 40 किलोमीटर का रूट है ये, तो हम रूट को रिकंस्ट्रक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ कोई आई विटनेस मिल जाए। क्या ये सोच समझ कर की गई कत्ल है या फिर अचानक से किसी बात पर झगड़ा हुआ? अभी तक जांच में यह आया है कि इनकी वहाँ गाड़ी में लड़ाई हुई है, बहस हुई है, शादी को लेकर मनमुटाव हुआ है, जिसमें गुस्से में आकर इसने लड़की का अपने मोबाइल फ़ोन के केबल से गला घोट दिया। थोड़ा संभलने के बाद साहिल ने मुर्दा निकी को सीट पर बिठाकर सीट बेल्ट लगा दिया, ताकि ऐसा लगे कि वो आराम से सीट पर बैठी हुई है। अब साहिल उसी हालत में कार को लेकर नजफगढ़ के मित्राओ गांव में पहुंचता है। करीब 12 घंटे बाद उसकी बारात निकलनी थी। घर वालों के फोन अब भी लगातार आ रहे थे। घर से कुछ पहले ही उसका एक ढाबा था जिसका नाम है खाओ पियो ढाबा। ढाबा उसी की शादी के चलते 3 दिनों से बंद था। ढाबे पर काम करने वाले सारे कर्मचारी शादी की तैयारी में घर पर लगे हुए थे। साहिल ढाबे के कंपाउंड में पहुंचकर अपनी कार वहीं पार्क कर देता है। इसके बाद वो सीट पर बैठी निकी की लाश उठाकर कार की डिग्गी में रखता है। फिर कार को लॉक कर वो घर चला जाता है। इतना तो तय है कि निकी साहिल से शादी करना चाहती थी, लेकिन साहिल निकी से शादी नहीं करना चाहता था। इस वजह से साहिल ने निकी को अपनी शादी के बारे में जानकारी नहीं दी थी। लेकिन जब निकी को साहिल की होने वाली शादी के बारे में जानकारी मिली, तभी से दोनों के बीच झगड़े हो गए। प्लान के तहत साहिल ने निकी को 9 फरवरी को बुलाया, अपनी कार में बिठाया, पूरी रात टहलाता रहा और 10 फरवरी को मौत के घाट उतारकर निक्की की लाश को फ्रिज में रखा और खुद शादी करने चला गया। घर पहुंचने के बाद वो कपड़े बदलता है, फिर शादी से पहले की तमाम रस्मों में हिस्सा लेता है। अब तक शाम हो चुकी थी। अब बारात निकलने का वक्त करीब आता जा रहा था। साहिल की बारात मित्राऊ गांव से मंडोथी गांव जानी थी। रात करीब 9 बजे बारात अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। तमाम दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी शादी में शामिल थे। शादी के बाद रात करीब 1 बजे वो अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर अपने घर मित्राऊ गांव पहुंचता है। घर वालों के साथ साथ सभी मेहमान तब तक थक चुके थे। साहिल उनके सोने का इंतजार करता है। इसके बाद तड़के करीब 3:30 बजे जब सब सो जाते हैं, तब वो चुपचाप अपनी टाटा निक्सन कार में बैठकर घर से 700 मीटर की दूरी पर उसी ढाबे में पहुंच जाता है जहां दूसरी कार में उसने निकी की लाश छुपा रखी थी। रात के अंधेरे में अब वो कार की डिग्गी से निकी की लाश निकालता है और उसे ढाबे के अंदर एक कमरे में ले जाता है। कमरे में नीले रंग का एक फ्रिज पड़ा था। वो फ्रिज से तमाम ट्रे बाहर निकाल देता है। फिर उसी फ्रिज में निकी की लाश ठूंसकर फ्रिज के दरवाजे का मुंह दीवार की तरफ कर देता है ताकि दरवाजा खुलने पर लाश बाहर ना आ सके। निकी की दोनों बैग को भी वो फ्रिज के पास ही रख देता है, मगर उसका फोन अपने पास रख लेता है। फोन रखने से पहले वो फोन से खुद के सारे चैट और कॉल डिटेल डिलीट कर देता है। इसके बाद वो चुपचाप फिर से घर लौट आता है। साहिल 11 और 12 फरवरी को 2 बार फिर खाओ पियो ढाबा जाता है, सिर्फ ये देखने
कि फ्रिज में लाश अपनी जगह रखी हुई है। उसका इरादा ये था कि जैसे ही मौका मिले वो लाश को फ्रिज से निकाल कर उस बड़े बैग में ठूंस दे जो निकी घर से लेकर आई थी। फिर बैग ले जाकर किसी नदी में फेंक आए। मगर इत्तेफाक से लाश ठिकाने लगाने का उसे मौका ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि घर में शादी का माहौल था और तमाम मेहमान हर वक्त साहिल को घेरे रहते थे। फिर इससे पहले कि साहिल ढाबे से लाश को निकाल पाता, खुद उसका राज खुल गया और इस तरह लाश ठिकाने लगाने से पहले ही वो पकड़ा गया। अब यहां तक की कहानी तो खुद साहिल ने सुनाई, लेकिन साहिल के राज के खुलने की कहानी कैसे सामने आई, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू दिल्ली पुलिस का है और दूसरा खुद निकी के पिता का। तो पहले दिल्ली पुलिस की कहानी। 13 फरवरी की रात करीब 10 बजे राजौरी गार्डन क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर सतीश कुमार को एक मुखबिर ने फोन किया। वो मुखबिर साहिल और निकी के रिश्तों को जानता था। उसे ये बात बड़ी अजीब लगी कि साहिल की शादी कहीं और हो गई, और उससे भी अजीब ये कि पिछले कुछ दिनों से उसे निकी दिखाई नहीं दी है। पुलिस का ये मुखबिर एक भरोसेमंद मुखबिर था, लिहाजा क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ने यह खबर फौरन अपने अफसरों को दी। इसी के बाद पुलिस की टीम साहिल के घर पहुंची, मगर साहिल घर पर नहीं था। थोड़ी देर बाद उसका लोकेशन पता चल गया और 14 फरवरी की सुबह करीब 9 बजे पुलिस ने साहिल को हिरासत में ले लिया। इसके बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सारा सच उगल दिया। इसी के बाद वो पुलिस को लेकर ढाबे पहुंचा। पुलिस ने साहिल की मौजूदगी में ही ढाबे के अंदर मौजूद नीले रंग के 165 लीटर के फ्रिज का दरवाजा खोला। निकी की लाश उनके सामने थी। हमें गुप्त सूचना मिली थी कि साहिल गहलोत ने अपनी महिला मित्र का मर्डर किया है। गुप्त सूचना के आधार पर उसको 14 तारीख को तकरीबन 9 बजे हमने अप्रीहेंड किया। उससे गहन पूछताछ की। पूछताछ में उन्होंने बताया कि मैंने अपनी दोस्त को गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी और उसको अपने ढाबे पे फ्रिज में छुपा रखा है। उसके बाद हमने वहाँ से बॉडी रिकवर करी और इन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन के केबल वायर से उनका गला घोटा था। तो ये तो रही पुलिस की कहानी, पर पुलिस की कहानी से हटकर एक और कहानी है, और ये कहानी निकी के पिता सुनील दत्त ने सुनाई है। सुनील दत्त के मुताबिक निकी हर रोज कम से कम एक बार अपनी मां को फोन जरूर किया करती थी। ये उसका रूटीन था। आखिरी बार निकी 3 हफ्ते पहले घर आई थी। उसके बाद से वो अपनी छोटी बहन के साथ बिंदापुर में रह रही थी। लेकिन जब 9 और 10 फरवरी को निकी का फोन नहीं आया तो उन्हें अजीब लगा। उन्होंने अपनी छोटी बेटी यानी निकी की बहन, जो उसी के साथ रह रही थी, उससे पूछा। निकी की बहन ने कहा कि वो यहाँ भी नहीं है। घर वालों ने निकी की दोस्त से भी पूछा, पर निकी का कहीं कोई पता नहीं चला। उसका मोबाइल भी बंद था। तब निकी की छोटी बहन ने बताया कि वो आखिरी बार 9 और 10 फरवरी की रात अपने दोस्त साहिल के साथ घर से निकली थी। फिर उसने किसी तरह साहिल का नंबर लेकर अपने पिता को दिया। जब पिता ने साहिल को फोन करना शुरू किया तो लगातार वो उन्हें घुमाता रहा। कभी कहता कि वो देहरादून में है तो कभी ऋषिकेश में। 2 दिन बाद तो उसने फोन उठाना ही बंद कर दिया। तब निकी के पिता ने साहिल के पिता को फोन किया। निकी के पिता के मुताबिक 14 फरवरी की सुबह साहिल के पिता ने ही उन्हें पहली बार बताया कि साहिल ने शायद कुछ गड़बड़ कर दी है और पुलिस के सामने सरेंडर कर चुका है। साहिल के पिता ने ही तब पहली बार निकी के पिता को कहा कि उन्हें लगता है कि निकी अब इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, मतलब जब आपकी बेटी नहीं मिल रही थी तो आपने साहिल को पहले फोन किया? हाँ, मेरी भी छोटी बेटी ने इसी का नंबर कहीं से अरेंज करा उसके यार दोस्तों से जी। क्योंकि ये उधर गलगोटिया कॉलेज में साथ में पढ़ते थे जी। साहिल भी और ये मेरी बेटी भी। अच्छा, तो किस तारीख को आपने कॉल किया साहिल को? मैंने शनिवार को कॉल किया जी, 11 तारीख को। 11 तारीख को। तो जब आपने कॉल किया तो क्या एग्जैक्टली क्या साहिल से आपकी बात हुई? आपने क्या बोला उससे? मैंने बोला जी भाई अब निकी को जानते हो? जी। कह रहा जी हाँ जानता हूँ मैं। कहाँ है वो? कह रहा वो तो घूमने गई है।
मगर मैं फिर फोन तेरे पास कैसे आ गया? कह रहा मेरी तो शादी थी कल, मैं इसलिए मैं जा नहीं पाया, नहीं मैं भी उनके साथ जाने वाला था सबके साथ। अच्छा, हाँ जी। और फिर इसके अलावा साहिल के अलावा किससे बात हुई? फिर मेरी अपना परसों उसके फादर से बात हुई। अच्छा, हाँ जी। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि हमें नहीं पता कुछ भी, कि वो लड़का आएगा वही बताएगा, मगर ये ऐसे मेरी लड़की 3 दिन से हाँ फोन है ना कुछ है, मतलब फोन तुम्हारे लड़के के पास है तो लड़के से पूछो मेरी लड़की कहाँ है। कह रहा भैया वो 1 घंटे में आ रहा है, मैं उसको ही फोन कर रहा था, वो फोन नहीं उठा रहा था। फिर हमने नहीं, क्या आपकी जो बेटी निक्की उसका फोन ऑन था? नहीं जी, फोन ऑफ था? हाँ जी फोन ऑफ है, फोन उसी के पास है, ये उसने तो बोल रखा कि फोन मेरे पास है। किसको बोल रखा था साहिल ने कि फोन मेरे पास है? मेरे को बोला। कि क्या आप ये अपनी बच्ची को तलाशते हुए साहिल के घर तक भी पहुंच गए थे? नहीं जी बिल्कुल नहीं, मतलब साहिल के घर नहीं पहुंचे थे? घर नहीं पहुंचे, खाली उसके मेरी छोटी बेटी ने कहीं से उसका नंबर अरेंज करा, साहिल का भी उसके पिताजी का भी, और अपने यार दोस्तों से, उसके यार दोस्तों से, तभी मैंने खाली फोन पे बात हुई, मेरे को उसका घर का भी नहीं पता कहाँ है उसका घर। अच्छा, तो किससे बात हुई थी आपकी? मेरी उसकी साहिल से भी बात हुई थी फोन पे, और उसके पिताजी से भी बात हुई थी। तो 10 तारीख के बाद बात हुई थी साहिल से? हाँ जी। तो क्या बोला था उसने जब पूछा अपनी बेटी के बारे में? मैंने बोला जी मेरी बेटी कहाँ है, तो उसने बोला कि आपकी बेटी तो घूमने गई है। मैं कहाँ घूमने गई? कह रहा वो अपने दोस्तों के साथ देहरादून मंसूरी घूमने गई है। मैंने उसका अच्छा। फोन कहा है? कह रहा उसका फोन, वो फोन मेरे पास छोड़ दी। मैं क्यों तुम्हारे पास फोन कैसे छोड़ दी? कह रहा बस वो ऐसे ही छोड़ दी कि मैं फोन ही ले जाऊंगी, ऐसे ही जाऊँ। निकी के हत्यारे साहिल गहलोत ने निकी के परिवार वालों को खूब गुमराह करने की कोशिश की। जब निकी के परिवार वालों ने साहिल से निकी के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो देहरादून चली गई है और अपना मोबाइल फोन मेरे पास छोड़ गई है। बस यही वजह थी कि निकी के परिवार वालों को उस पर शक हुआ। जब दिल्ली पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की तो शुरुआत में हत्यारे यानी साहिल ने पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो टूट गया और उसने सच उगल दिया। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। साहिल के पिता की ये बात सुनकर निकी के पिता अभी कुछ समझ ही पाते, तभी थाने से एक पुलिस वाले का उनके पास फोन आया। उन्हें थाने बुलाया गया। थाने पहुंचते ही पहली बार उन्हें मालूम हुआ कि उनकी बेटी का कत्ल हो चुका है। यानी निकी के कत्ल की खबर पुलिस से पहले साहिल के पिता ने ही उन्हें दे दी थी। अब यहाँ सवाल यह है कि अगर साहिल के पिता ने यह खबर निकी के पिता को पहले ही दे दी तो क्या उनका वो बयान भी सच है जिसमें उन्होंने कहा था कि साहिल ने सरेंडर किया है?